हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बहुत आराम से ध्यान से क्वेश्चंस को जो है पढ़िएगा और जो है जितने भी फैक्ट्स जो है इसके साथ बताए जाएं उनको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम बिल्कुल ज़ीरो से जो है बिल्कुल ज़ीरो से 100 तक जाने के जो है प्रयास करेंगे, तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। एक एक क्वेश्चंस जो है मैं कराऊंगा। इससे पहले भी जो है 2023 के लिए जो है मैंने 30 से 40 जो है पेपर करा दिए हैं ऑलरेडी, हर एक जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड। चाहे वो आप सीडीपी पेडागोजी का देख लीजिए, चाहे वो हिंदी पेडागोजी के पेपर देख लीजिए, चाहे वो मैथ पेडागोजी के पेपर देख लीजिए, सभी के पेपर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं और इन पेपर को भी देखिए, बिल्कुल नए तरीके से नए पेपर हैं। और चलिए एक एक क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम लिंक में हमारे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी, सभी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जरूर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का जो है व्यक्तिगत विकास के लिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो बच्चों के व्यक्तिगत विकास जो है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो क्या बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास के तौर पे क्या हम ये कह सकते हैं पक्के तौर पर कि ये जो है बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, चोर बनेगा? क्या कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो सभी का व्यक्तिगत विकास अलग अलग तरीके से होता है, ये हम सभी को पता है। आपका विकास जो है अलग हुआ है, भले ही चाहे एक समाज एक ही घर में क्यों रहते हों, उसके बाद भी जो है हर बच्चे का विकास अपने अलग तरीके से होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को दिमाग में बैठा के जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। इसके लिए पूर्वानुमान, मतलब पहले से यह अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि क्या बच्चा कर सकता है। तो क्या ऐसा है? क्या डॉक्टर के बेटे को आप बता सकते हैं कि क्या बनेगा? वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या जो है चोर बनेगा या मतलब नेता बनेगा? ऑब्वियसली वो है डॉक्टर के प्रोफेशन में ही जाने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि उसके घर में जो है यही 24 घंटे बातें होती हैं, दवाइयों की बातें हो रही हैं। पिताजी जो है कभी किसी की सुई लगाने की बात कर रहे हैं, कभी कोई दवा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है सब दवाइयों के बारे में पता भी रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से इंजीनियर के बच्चे का जो है जो मेंटालिटी होगी, जो उसका डेवलपमेंट होगा, वो भी उसी तरीके से हो। ज़्यादातर बच्चे आप देखिए इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि माँ बाप जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या उसके भाई जो है इंजीनियरिंग कर रहा होता है, किसी न किसी रूप में वो जुड़े होते हैं। इसलिए जो है पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी देखते हैं। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो बिल्कुल इसका आंसर सी है। तो देखिए व्यक्तिगत विकास के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे का जो है हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं, पहले से ये बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या बन सकता है, क्या करेगा। ठीक है, अगर आप एक बच्चे का जो है व्यक्तिगत विकास के तौर पे उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं शुरुआत से ही, अगर उसको खेल में अच्छा करना चाहते हैं या उसको क्रिकेट में अच्छा करना चाहते हैं या उसको चेस में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्रिकेट ज़रूर खेलेगा। अब वो अच्छा खेलता है कि बुरा खेलता है, वो कैसा खेलता है, ये उस पर निर्भर करता है, उसकी डेवलपमेंट की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो यही आंसर है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो देखिए समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारण कौन है? समाजीकरण का क्या मतलब है? ऐसे कारक जो समाज में मौजूद हो और बच्चे के डेवलपमेंट में सहयोग करते हो, समाज में मौजूद हो और बच्चे का डेवलपमेंट में सहयोग करते हो, वो प्राथमिक कारण होंगे। और जो प्राथमिक कारण होंगे छोड़ करके वो द्वितीयक कारण कहलाएंगे। तो देखिए समाज में प्राथमिक जो कारण होते हैं वो है परिवार। याद रखना, समाज का जो प्राथमिक कारण होता है, समाजीकरण में जो प्राथमिक कारण होता है वो होता है परिवार। मतलब बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया शुरू होती है उसके परिवार से शुरू होती है, उसके माता पिता से शुरू होती है, उसके भाई बहन से शुरू होती है, उसके आसपास पड़ोस से नहीं शुरू होती है, उसके घर से ही विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। तो वही उसके प्राथमिक कारण होते हैं। द्वितीयक कारक में आते हैं विद्यालय, उसका जो है मीडिया, उसका जो है आसपास का पड़ोस के लोग। तो इसका देखिए आंसर आपको मिल गया होगा। प्राथमिक जो है कारक कौन है? परिवार है, और द्वितीयक कारक है विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कारण विद्यालय हो या पास पड़ोस लिखा है, पास पड़ोस लिख दो, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अब पहले बस चीजों को समझिए, लर्निंग
लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब अधिगम क्या है? तो सीखना क्या है आप समझिए, सीखना क्या होता है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है सीखना, या फिर अभ्यास और दोहराव की प्रक्रिया है? यही है केवल, अभ्यास और दोहराव। हर चीज जो है और या ज्ञान की प्राप्ति की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय नहीं बोल रहा है, निष्क्रिय मतलब बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं। ज्ञान के मतलब सो गए और वो आप निष्क्रिय कब होते हैं? जब आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, है ना, आपका हाथ पैर कुछ नहीं चलता, अपना आंतरिक जो है मन चल रहा होता है, तो क्या उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है? तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए लर्निंग जो है वो एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। और वाइगोस्की ने जो है व्यक्ति के जो है विकास में जो है समाज और संस्कृति का रोल बताया है। समाज और संस्कृति के माध्यम से ही जो है बच्चे का विकास होता है, ये आप याद रखना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो समाज और संस्कृति के मेल से होता है। इन दोनों के परस्पर जो है साथ रह करके ही जो है एक बच्चे का विकास होता है, और इसी विकास को सीखने को कहते हैं हम ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे? बस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कठिनाई की पहचान करना। कठिनाई का मतलब किसी समस्या की पहचान करना और उस समस्या का निर्धारण करना कि हमें उस समस्या को कहां तक ले जाना है, फिर उस समस्या के मतलब प्रॉब्लम को जो है कहां तक सॉल्व करना है। संभावित समाधान को ढूंढना कि इस समस्या का जो है संभावित समाधान क्या हो सकता है। भाई आपके पास कोई समस्या है तो आप ये तो कह नहीं सकते कि यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। आपको संभावित समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। ये भी एक समस्या का समाधान हो सकता है, ये भी एक, जैसे कि आप एक रास्ते में चल रहे हो, अब आपकी समस्या एक रोड खराब में निकल जाए या यहाँ पे गड्ढा हो, तो एक जो है प्रॉब्लम हो सकता, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इस रास्ते से चले या एक इस रास्ते से चले या इस गांव से होते हुए चले या इस हाईवे को पकड़ ले, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो संभावित समाधान को ढूंढना होता है और उन समाधानों के परिणामों को भी खोजना होता है, उसके बाद उसके कार्य करना होता है, फिर उनके मूल्यांकन करना। इस सारी चीजों को हम क्या नाम देंगे? एक शब्दों में अगर देखें तो हम इसको कहेंगे समस्या समाधान। बिल्कुल सिंपल सा है, नकल करना, निष्क्रिय जो है ध्यान, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जो बच्चों के आसपास हो, बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हो, सब कुछ जो भी एक्टिविटी कराते हो, पढ़ाई लिखाई कराते हो, हंसी मजाक करते हो, चाहे वो बातचीत करते हो, वो सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द होती है ना। बच्चों को हमें पता है कि एक छोटे बच्चे को कहानी सुनना पसंद है तो हम वो कहानी सुनाएंगे, ना कि उसको जो है आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो है शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। बच्चे के इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों को जो है करना, एक्टिविटीज को करना, या बच्चों को पढ़ाना लिखाना, है ना, धुलाना, खिलाना पिलाना, जो भी है सब कुछ बाल केंद्रित, बच्चों के इर्द गिर्द। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर, शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, ये इस पर सबसे ज्यादा महत्व है, टिका हुआ है। अब शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक है, मतलब दिखने में कितना सुंदर है, उसके गुण कितने अच्छे हैं, इस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल नहीं। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य रूप से जो है प्रेजेंट करता है, दिखाने में सक्षम होता है, ये भी बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। ठीक है, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है कि वो शिक्षक के जो है कानपुर में भी लोग जानते हैं, कानपुर के हर गली गली में लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो टीचर जो है वो बच्चे का जो है डेवलपमेंट जो करता है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर रहा है वो कहाँ तक कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है मान लीजिए गेम्स में, क्रिकेट खेलने में या गेम्स में खेलने में इंटरेस्ट दिखाता है, तो उस टीचर का जो है सबसे बड़ा रोल यही होता है कि उस बच्चे को खेल में ज़्यादा सहयोग करे। एक बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसका सहयोग आर्ट में करे, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, रीडिंग में बहुत अच्छा है, उसकी जो है एक तरह हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसमें सहयोग करे। इस तरीके से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व तो कहाँ तक वो कर पा रहा है, टीचर का रोल ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो देखिए मानव विकास का जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये सबको आंसर हालांकि पता होगा। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो मनुष्य में जो है, बच्चे में जो है वो पेट से शुरू हो जाती है। तो पेट से शुरू होती है मतलब गर्भावस्था से, गर्भ से शुरू होती है मतलब वोम्ब, वोम्ब का मतलब होता है गर्भ, गर्भ से शुरू होती है और टोम्ब तक जाती है, टोम्ब का मतलब होता है कब्र। तो गर्भ से शुरू होती है और कब्र मतलब मरने, उसके मरने तक चलती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं मानव का विकास जो है एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर, कहीं रुकती नहीं है, निरंतर चल रही है। व्यक्ति का जो है विकास जो है रुकता नहीं है, ना उसका शारीरिक विकास रुकता है ना मानसिक विकास। कई ऐसे एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि उसके शरीर में कोई चोट लग गई, कोई हादसा हो गया,
तो विकास की प्रक्रिया हो सकता है रुक जाए, है ना। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर खान पान अच्छा है, सेहत अच्छी है, बढ़िया चल फिर रहे हैं अपना घर में, जो नॉर्मल जैसे हम लोग आपस में जीते हैं, तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीरा का अपनी सहेली में वैयक्तिक जो है एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। मतलब मीरा जो है अपनी सहेली से बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे से बात करती है और सामाजिक समायोजन दोनों चीज़ों में वो अच्छी है। सामाजिक का मतलब है ना, उसके साथ तालमेल बहुत अच्छा है। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है ना, अच्छे शब्दों में अच्छे भाषाओं में बात करती है, मददगार है। ये सब सामाजिक समायोजन कहलाता है। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? तो वो बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, इसका कारण है, या फिर मीरा की भी जो है विद्यालय की प्रधानाचार्य है, या मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, तो मीरा की भाषा बहुत अट्रैक्टिव है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए गौर से समझिए, सामाजिक समायोजन हो या व्यक्तिक समायोजन हो, कोई भी हो, व्यक्ति की जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो होती है, देखिए हर ज़्यादातर जो है जितने भी जो साइकोलॉजिकल जो है जो रिसर्च करते हैं, उन सब ने माना है कि देखिए बहुत हद तक समाज और संस्कृति, इन सब चीज़ों को समझना, संस्कृति, समाज, संस्कृति, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता, वातावरण, इन्वायरमेंट, और जो है एक होती है लैंग्वेज, इन सब का रोल बहुत बड़ा होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर जो है उसकी भाषा शैली जो है अच्छी है, मधुर है, वो जो है आकर्षक है उसकी भाषा शैली, तो ऑब्वियसली जो है उसका जो है सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो किस समाज में रहती है, उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा होगा, वो समाज में अच्छी पली बड़ी है। जैसे आपने कई बार देखा होगा सेल्समैन की भाषा कितनी अच्छी होती है, उसका सामाजिक समायोजन ही तो है। अगर सेल्समैन जो है आपसे कोई भी उल्लू बना के प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि आप तो उसे जानते भी नहीं है, सिर्फ केवल उसकी भाषा के आधार पर आकर्षक है, वो बात करने में अच्छा है और वो अपनी चीज़ों को जो है अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है इसलिए जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे का विकास जो है इनमें से किसका परिणाम है? अब देखिए, किसी के बच्चे का विकास जो होता है किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी का परिणाम है, मैंने अभी आपको बताया कुछ कारक बताएं, इन्वायरमेंट का परिणाम है, या विद्यालय और शिक्षा का परिणाम है, या इन दोनों के परस्पर जो है अंतःक्रिया का परिणाम, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, हम सभी को पता है, एक बच्चे का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें जो है बहुत बड़ा रोल होता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, माता पिता से उसको मिलने वाले गुणों का, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर माता पिता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो बच्चे के गुण भी स्वस्थ ही होंगे, मतलब उसके भी मानसिक जो गुण है, शारीरिक विकास भी अच्छा ही होगा। अगर पिता में जो है कोई शारीरिक कमी है या मानसिक कमी है, या मतलब थोड़े से दिमाग से जो है मतलब उनका थोड़ा सा पागल है या इस तरीके से, तो उस बच्चे का जो है कहीं ना कहीं हो सकता है दिमाग भी कहीं ना कहीं ग्रोथ ना करे उतना। उसके साथ साथ जो है बच्चे का जो है माहौल क्या है, मतलब इन्वायरमेंट, बच्चा जो है कहाँ रहता है, किस वातावरण में रहता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, शारीरिक मानसिक जो है ग्रोथ में। अगर आप एक अच्छी जो है घरों में, अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, आसपास जो है इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, पढ़ने वाले लोग रहते हैं, तो आपके बच्चे का भी जो कहीं ना कहीं जो है विकास अच्छा होगा, क्योंकि आसपास भी वही सब लड़के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पढ़ाई को लेकर के, खेल को लेकर के, इन चीज़ों के अंदर जो है वो मोटिवेट होगा और उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जो है किसी चोर के बच्चे के साथ जो है वो घूम रहा है, या चोरों के बीच में घूम रहा है, या फिर वो जो है कहीं बाहर ऐसी जगह घूम रहा है जहाँ पे हमेशा गुंडैती होती है, लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, तो उसका बच्चे का विकास भी अलग होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो परस्पर दोनों की क्रियाओं से जो है संभव होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी। देखिए इतना जो है समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ आंसर आप बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो मैंने आपको फैक्ट्स बताता हूं वो कहीं ना कहीं किसी अन्य क्वेश्चन में आपके काम आएगा, इसलिए गौर से इन चीज़ों को समझने ज़रूर करिए। इसलिए देखिए सीटेट में बहुत सारे बच्चे जो है फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा फेल होने वाली संख्या सीटेट में ही है, मतलब 20 से 20% मुश्किल से जो है प्राइमरी में पास हो पाते हैं, 20 से 25%, बहुत कम रेशियो होता है। इसकी सिर्फ यही वजह होती है, वो दो चार चीज़ें रट लेते हैं, समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। अभी बहुत वक्त है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, मुश्किल से जो है 45 मिनट का वीडियो है, एक वीडियो भी आप अगर डेली देखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से जो है सीटेट बिल्कुल अच्छे से तैयार करा दूंगा। पुराने वीडियोस हमारे ज़रूर देखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए, बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात हो रही है, विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है और संगीत की प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, तो क्या सूचित करता है? तो मतलब वो जो स्कूल है कहीं ना कहीं जो है जेंडर पे फोकस कर रहा है किसी चीज़ पे। वो मानता है कि लड़कियां जो हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं वो म्यूजिकल में अच्छी हैं या डांस में अच्छी हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो जो है आउटडोर जो गेम होते हैं बाहर, जैसे क्रिकेट हो गया है ना, क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम हो गया, फुटबॉल हो गया या फिर जो है बैडमिंटन हो गया, तो इनमें जो है अच्छा रोल अदा करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है ये इनको करता है, ये रूढ़िबद्धता को, ये जेंडर जो है रूढ़िबद्धता का जो है सूचित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निबंधात्मक जो है प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का जो है आकलन संभव नहीं है? तो पहले बात तो समझे कि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जो है किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए निबंधात्मक में आप पहले समझिए, निबंधात्मक में क्या होता है? निबंध होता है, मैंने अगर आपको मान लीजिए आप जो है, आप देखिए एक क्लास में बैठे हैं, ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि निबंध जो है कल आपका निबंध का टेस्ट होगा, ठीक है, और कल आपका जो है निबंध का टेस्ट होगा और निबंध का जो है टेस्ट होगा मतलब काऊ पे होगा। अब आप समझना, काऊ पे होगा या फिर इंडिया पे होगा, है ना, बस केवल एक वर्ड मैंने बताया कि इंडिया। आपको बताना है इंडिया पे जो है एक जो है आपको निबंध लिखना है 150 वर्ड का, 150 शब्दों में जो है एक निबंध लिखना है। तो अब देखिए निबंध में क्या होता है, हर बच्चा जो है इंडिया के बारे में सब जानते हैं, बहुत सारी जगह से आप पढ़ेंगे भी, लेकिन जब आप लिखने की प्रयास करेंगे तो आप लिखेंगे जब, तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे, कहीं ना कहीं वो भाषा होगी आपकी अपनी, आप रट करके पूरा निबंध नहीं लिख सकते। और हर बच्चे का निबंध अलग होगा। जैसे अगर मैंने एक जैसे यहाँ पे मैंने 10वां क्वेश्चन करा और उसके 4 ऑप्शन दिए, तो सबके लिए एक 4 में से एक आंसर सही है और सब वही आंसर लगाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इनमें से 4 में से 5वां ऑप्शन आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप अगर चाहें तो अगर मैंने आपको कहा इसी क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस आप बनाइए, तो आप जो है हो सकता है कोई बच्चा जो है ये ऑप्शन दे, कोई बच्चा हो सकता है अपने आंसर मतलब अपने जो है क्वेश्चन में ये ऑप्शंस दे, तो सबके ऑप्शंस बदल जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यही मतलब होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव जहां पे आप चुन सके, इन्हीं में से आपको बताना है कि 4 में से क्या है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और निबंधात्मक जो चीजें होती हैं ये होती सब्जेक्टिव, मतलब सबके लिए अलग अलग हो गई, आप जो लिखेंगे सब अलग अलग अपनी तरीके से लिखेंगे। तो अब इसको देखते हैं, इस चीजों को ऑप्शन में देखते हैं। अर्जित ज्ञान से संगत का चयन करना, अर्जित ज्ञान से संगत का चयन करना है हमें, ये इसका ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना और शिक्षार्थी का भाषण जो है कौशल जो है ये देखना, और समस्या और मुद्दे के प्रति जो है आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना। तो हमें देखना है कि हमें जो है क्या आकलन संभव नहीं है निबंधात्मक प्रश्नों में। तो देखिए अर्जित जो भी आपने ज्ञान करा, जो भी अर्जित किया है उसका हमें चयन करना है, हमें उसको लिखना है, तो ये तो बिल्कुल संभव है। सूक्ष्म ज्ञान और बड़ा जो स्थूल ज्ञान जो होता है दोनों को समस्या को समझना ये भी है, लेकिन शिक्षार्थी का जो भाषा कौशल है इसका जो है चयन नहीं किया जाता इसमें निबंधात्मक में। ठीक है, निबंधात्मक में जो होता है अपनी भाषा में लिखने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, हम अपने बौद्धिक कौशल का विकास का जो है हम चेक करते हैं कि हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, हमारी लेखन शैली कितनी है, हमारी वैचारिक क्षमता कितनी है, हम कितनी चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाते हैं, हम कितनी तथ्यों को हम इंडिया के बारे में हम कितना जानते हैं और कितने फैक्ट्स को। हो सकता है कुछ जो है बच्चे 4 ही पॉइंट में जो है हार मान जाए और कुछ हो सकता है कि 20 पॉइंट में बता दें कि इंडिया में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या जो है कहाँ पे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बता पाएंगे। तो वो ये भाषा कौशल को जो है डेवलप नहीं करता है। इसका आंसर गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्ष में दृश्य श्रवण मतलब देखने और सुनने वाली सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामग्री शिक्षार्थियों को रुचियों को उत्तेजित करती है, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, या ये सामग्रियां जो है मंद बुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं और इन शिक्षार्थियों के इन सामग्रियों के प्रयोग में शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो देखिए देखने और सुनने वाली सामग्रियों का हम अगर प्रयोग करते हैं तो जो है उससे जो है पढ़ाई जो होती है टीचिंग कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ढूंढना है असत्य, गलत जो है ऑप्शंस ढूंढना है।
ये सामग्री शिक्षार्थियों को रुचियों को उत्तेजित करती है, रुचि पैदा करती है। अगर हम एक टीवी चला दें और टीवी में जो है कोई भी मतलब एक क्लास के बच्चे को जो है कोई भी गाना आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी इस टाइप के आजकल बच्चों में ये बड़ा फेमस है, ठीक है, तो ये सुनने वाला गाना जो है बच्चों को कितना वो करती है ना, स्टिमुलेट करती है, एकदम से वो नाचने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं, तो रुचियां पैदा करती हैं। या कोई म्यूजिकल जो है चीज़ें झुंझुना टाइप का होता है। इन सामग्रियों को कक्षीय जो है शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये सामग्रियां जो होती हैं वो मंद बुद्धि शिक्षार्थियों के अधिगम को सुलभ बनाती हैं। तो ये आंसर जो है ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी गलत है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की वृद्धि जो है मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था तो बच्चों की जो वृद्धि होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से संबंधित है, ये आपको पता है, ठीक है। बच्चों की जो वृद्धि होती है वो निरंतर चलने वाली होती है, ठीक है। बच्चों की ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों की वृद्धि रुक जाती। अब देखिए कई आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर है तो यही रट लोगे। बातों को इसीलिए समझना होता है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ये वोम्ब टू टॉम्ब चलने वाली वृद्धि होती है। बच्चों की वृद्धि जो है गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती है। अब इसमें देख रहे हैं बच्चों की वृद्धि जो है मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से और भावनात्मक विकास से। तो बच्चों का जो वृद्धि संबंधित है, यहाँ पे जो बात हो रही है उसके शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जो है बहुविमात्मक जो है प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? अब देखिए मैं बार बार एक बात और कहता हूं, यहाँ पे एक टर्म आ गया है बहुविमात्मक जो है प्रज्ञा। ये जो है ना सीटेट के जो पेपर बनाते हैं ये बनाते हैं सब भांग खा करके, नशे में बैठे रहते हैं। ये सिंपल सा नहीं एक वर्ड देंगे, ये जानबूझ करके इतने कठिन वर्ड देते हैं क्योंकि इनकी खुद ही बुद्धि नहीं होती है। बात बहुत सिंपल सी है। बहुविमात्मक का मतलब होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सिंपल से। कभी ये इंग्लिश वाले कोई जो है भाषा नहीं बदलेंगे। हिंदी वाले बच्चे जो है कई बार जो होता है इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते। आप हमेशा क्वेश्चंस जब पढ़ा करिए, कुछ चीज़ें जब पढ़ा करिए तो उसमें जो है इंग्लिश के वर्ड्स भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो जैसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उससे जो अच्छा है कि आप ये इस वर्ड को जाने कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, रुक जाइएगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे होते हैं। एक गार्डन में होते हैं बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे, कुर्सी लगी है, बहुत सारी चीज़ होती है गार्डन में, तो मल्टीपल चीज़ें होती गार्डन में। तो ये दिया था गार्डनर ने, बिल्कुल सिंपल, गार्डन से गार्डनर, याद रखेंगे अब आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। अब इन्होंने जो है कहा था कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की भी हो सकती है। मतलब जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग जो है मैं तो जैसे आर्ट भी नहीं बना सकता, है ना, मैं आर्ट नहीं बना सकता, म्यूज़िक नहीं गाना गा सकता, न मैं डांस करना आता है, मुझे कुछ भी ऐसे तरीके से नहीं आता। तो मेरी जो है सामान्य बुद्धि है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपकी जो है बुद्धि सामान्य होगी, लेकिन एक बच्चा जो है आर्ट में इतना अच्छा होगा, जैसे आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप में से कोई हो सकता है कि आर्ट में बहुत अच्छा होगा, हो सकता है कोई बच्चा जो है मैथ में बहुत अच्छा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे जो है गाना भी लिख लेते होंगे, शायरी कर लेते होंगे, खुद की नई शायरियाँ बना रखी होंगी, या हो सकता है बहुत लिखने में इतनी अच्छी हो कि मैंने उनको कुछ भी लिख दो तो बहुत अच्छा लिख देंगे। ये उनकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की बुद्धि हो गई। तो 8 प्रकार की बुद्धियों को उन्होंने डिफाइन किया है, किसने? गार्डनर ने। उन्होंने माना है कि सामान्य बुद्धि के साथ साथ एक और बुद्धि होती है जिसे कहते हैं वो व्यक्ति के जो है विकास में जो है आगे रोल अदा करती है। जैसे किसी को मैथ में, कोई मैथ में अच्छा है, कोई जो है साइंस में अच्छा है, कोई म्यूजिकल में अच्छा है, कोई भाषा ज्ञान में अच्छा है ना, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जो है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? अब आप एक टीचर, आप स्कूल के एक टीचर हैं और आपसे जो है ये आप देखिए कि अगर एक टीचर, आप हम सब देखते हैं, हम एक स्कूल, हम सभी लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, और जो है अगर हम स्कूल में टीचरों से जो है क्वेश्चन नहीं पूछते थे तो हमारा क्या कारण था क्वेश्चन न पूछने का? एक डर का कारण था कि वो टीचर मारेगा। दूसरा, उससे क्या हमें प्रॉब्लम हुई? हमने डर तो ले लिया, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, हमने डर का सामना भी नहीं किया, हमारा जो है कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा लूज रहा। हम कभी भी कहीं पे भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। अगर हमें ऑफिस में खड़े हुए, हमारी नौकरी लग गई, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ये खड़े नहीं गए, सर ऐसा बात है, ये बात है, वो बात है। तो ये चीज़ें जो होती है, तो हमेशा बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हमेशा प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उससे मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों क्वेश्चन पूछो। और जब बच्चा, एक और बात गौर से समझिए,
जब बच्चा, ये आंसर्स पूछा जाता है, जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो उसकी बात को बिना काटे सुनना चाहिए पूरी तरीके से, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, फिर भी उसकी बात को पूरी तरीके से सुने। अब फिर एक सभ्य इंसान की तरह उसको जो है उसके पॉइंट्स को बताइए कि ये बेटा गलत है, ये चीज़ें गलत हैं या ये सही है, इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो उसके पूछने के तरीकों को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, बीच में रोका टोकी नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा प्रेरित करना चाहिए। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। तो जब हम स्कूल में कुछ करा रहे होते हैं और बच्चे जो है गलतियां करते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, मतलब गलतियों से हम क्या होता है, ये बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में प्रासंगिक है, ये चीज़ें होती हैं, या फिर जो है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत हैं, इसे को गलत कर देते हैं। तो शिक्षण के साथ साथ जो है सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, और शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए जो है ये प्रासंगिक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण टीचिंग के साथ साथ जो है सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत ही चीज़ें हो रही। तो इसे सब चीज़ों के त्रुटियों का समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो कि क्या गलतियाँ की हैं, है ना, उस गलती को हम कहाँ तक सुधार सकते हैं, ये सब चीज़ों की प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रासंगिक है, तर्कसंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका निर्देशित नहीं करता है। तो बालक के जो बच्चा है उसके सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक रोल अदा करता है उसका परिवार, और बाहर का रोल अदा करता है उसके समाज, उसके आसपास पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, उसके टीचर, ये सब रोल अदा करते हैं। तो वो शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज एवं संस्कृति में मान्य होते हैं, समाज एवं संस्कृति में मान्य होते हैं। ठीक है, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक जो है शिक्षक बालक को माता पिता से दूर कर देता है। अब देखिए, माता पिता से दूर कर देता है, ये कैसा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब हमें पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को जो है टीचर कराने की कोशिश करता है जो समाज में मूल्यों जो है मान्य हो। मतलब ऐसा नहीं कि ऊट पटांग की बातें सिखाएं, मतलब स्कूल में जो है टीचर गाली गलौज सिखाए और बच्चा जो है बाहर जा करके वो गाली गलौज करे, तो वो तो समाज में मान्य नहीं है, उसकी संस्कृति का दायरा ही नहीं है ना। तो ये गलत चीज़ें नहीं होना। या हायर एजुकेशन में है तो टीचर के साथ दारू पी रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो ये भी संस्कृति के तौर पर मान्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसको समझ गए होंगे, बाकी आंसर्स जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निम्न में से जो है कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है जो सिद्धांत पेश किया था वो सीखने का सिद्धांत था। तो उसमें जो 3 नियम दिए थे, एक था अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम। जो है स्थानांतरण का नियम जो है इसके थॉर्नडाइक के द्वितीयक नियम में सेकंड जो है लॉ के तौर पे देखा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल आंसर ये है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। मतलब एक बच्चा जो है, एक व्यक्ति जो है सीखता तब है जब वो निरंतर अभ्यास से सीख सकता है, किसी के प्रभाव में आके सीख सकता है। तत्परता किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले करके तत्परता दिखा करके सीख सकता है। इन चीज़ों के माध्यम से जो है थॉर्नडाइक ने ये नियम पेश किए थे। ठीक है, चलिए निम्न में से जो है कौन सी जो है बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शंस इसको रीड करते हैं। तो विज्ञान की काल्पनिक जो है कथाओं में अधिक रुचि लेना। तो बच्चा जो है बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो काल्पनिक कथाओं में बहुत रुचि लेता है, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, थॉर, ये सब जो है साइंस फिक्शन टाइप की जो मूवीज़ होती हैं बहुत बच्चा देखता है ना। बढ़ती हुई तार्किक उसकी क्षमता बढ़ रही होती है, जैसे जैसे वो उम्र बढ़ रही होती है, 2 साल 0 साल का बच्चा, मतलब 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, फिर 4 साल का बच्चा, फिर 6 साल, इसकी धीरे धीरे जो है तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। बच्चों की जो है वोकैबुलरी बढ़ती है, क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछने लगते हैं, क्वेश्चंस बहुत करते हैं बच्चे, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, तू मैं बहुत करते हैं, झाड़, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, तो बाल्यावस्था में जो है विशेषता नहीं है, वो है भविष्य की। बच्चा जो है बाल्यावस्था में जो है भविष्य की योजना नहीं बनाता है। ठीक है, वो इस एज में ये नहीं कह सकती, वो ये इस एज में ये नहीं सोचता कि मुझे आगे चल के जो है इंजीनियर बनना है, मुझे उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किताबें लाओ मुझे वही पढ़ना है, मुझे सब व्यर्थ की चीज़ें लगती हैं, साइंस फिक्शन क्या होता है, ये सुपरमैन कभी उड़ ही नहीं सकता, कोई होता नहीं, इस तरीके की योजना नहीं बनाता। काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है, मतलब हम लोग जो बच्चे को कहते हैं ना भूत आ जाएगा, डर है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये सब बकवास चीज़ें बताते हैं, ये फेक चीज़ें हैं। ठीक है,
तो ये विशेषता नहीं है, उसकी भविष्य की योजना की सूझबूझ उसकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध इनकी अवस्था होती है। तो किशोरावस्था ये किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कथन है, हमेशा याद रखिएगा। किशोरावस्था को जो है इन्होंने जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा था। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब ऐसी अवस्था होती है जहां पे जो है हार्मोन्स बच्चे का उथल पुथल मार रहे होते हैं, एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला हो जाता है ना, हर बात मतलब उसको अपनी मन की करनी होती है, दोस्तों के बीच में जो है बहुत वो रहता है, दोस्ती यारी वाला टाइम पीरियड होता है। इसलिए ऐसी अवस्था जो है संघर्ष की अवस्था होती है, बड़ा तनाव में रहता है, जरा सा कुछ बात हो जाए तो तनाव में हो जाएगा, हमला वाला होता है, जरा सा आपने कोई बात कह दी, उसके मन का कुछ नहीं कर रहा है तो बिल्कुल फेंका फेंकी मचा दिया, विरोध करेगा कि नहीं मुझे करना है, मैं ये नहीं करूँ, मैं बैठूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, ये सब चीज़ें। तो ये किसने कहा था? ये स्टेनली हॉल का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया में ये कथन जो है ये करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति को, जो बच्चा होता है, इसको अगर कोई समस्या है तो उसे जो है पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने और लिखने जो है समस्या होती है, रीडिंग और स्पेलिंग की समस्या होती है। ऑप्शन इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप जो है नई भाषा सीख रहे हैं तो आपको जो है शब्दों के निर्माण से जो है ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का निर्माण का मतलब है इससे पहले दिमाग लगाना चाहिए। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये तो सिखाना पड़ेगा बच्चे को, ए बी सी डी। अब शब्दों के निर्माण का मतलब है कैट का मतलब होता है CAT। अब उसको पता है शब्दों का निर्माण प्रक्रिया वो जानता नहीं है, कैड लिख देगा कैट की तरह। जैसे जब बच्चे जो है टी बनाते हैं, आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है टी बनाएंगे या ए बनाएंगे या बी बनाएंगे, तो बी ऐसा ना बना के ऐसे बना देंगे, टी जो है ऐसे बना देंगे। तो वो शब्दों के निर्माण को जो है हमें बच्चों की जो है, अगर हमें बच्चों पे भाषा का दिमाग बढ़ाना है और नई भाषा को सिखाना है, मतलब एक तरीके से भाषा ही सिखा रहे हैं। अब बच्चा है ABCD सीख रहा है, उसके लिए नई भाषा है ना। तो इस चीज़ के लिए शब्दों के निर्माण पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी कक्षा में जो है किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब होता है ऐसी कक्षा जहां पे सभी बच्चे शामिल होते हैं। बस इतना याद रखिए, सभी बच्चे। सभी का मतलब है सभी, उसमें चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई में बुरा हो, ठीक है, या फिर उसके जो है शारीरिक कोई कमी हो, आंख से ना दिखता हो, उसको चलने में कोई समस्या हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं कहलाते हैं सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे। सामान्य जो हम तैसे हैं, और विशिष्ट में मतलब होता है, हो सकता है कि कुछ बच्चों की जो है शारीरिक कोई कमी हो सकता है कुछ विशिष्ट बालक हो, है ना। तो इन सभी बच्चों को जो है शामिल किया जाता है। तो इसमें सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों शामिल किए जाते हैं समावेशी कक्षा में। ठीक है, और विशिष्ट बालक जब हम कह रहे हैं तो इस एक स्पेसिफिक बालक कह रहे हैं, मतलब वो पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, उसके शारीरिक कोई कमी हो सकती है, उसको अच्छा हो सकता है, उसकी आंख को दिखता ना हो, है ना, आंख से देख ना पाता हो, वो किसी जो है किसी धर्म का हो, किसी भी जाति हो, ये सब चीजें समावेशी कक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता में को जो है कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, अक्षमता का मतलब है कि वो गणित संबंधी जो है समस्या है उसको। तो देखिए, नीरसता संबंधी दोष है, नीरसता मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पठन पढ़ने संबंधी दोष है, गणना संबंधी, तो गणित में तो है गणना ही होती है, तो भैया ये गणना संबंधी दोष कहलाता है इसके। अगर वो गणना नहीं कर पा रहा है, 1+2 नहीं कर पा रहा है, वो नहीं बता पा रहा है 3 है, या 8+5 कितना होता है वो नहीं बता पा रहा है कि 13 होता है, तो इसका मतलब है कि उसको गणना करना सही से नहीं आता, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता, जोड़ नहीं जानता, घटाना नहीं जानता। ठीक है, ये उसकी अक्षमता को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलेरिया। ध्यान रखिएगा, इसी गणना संबंधी दोष को कहते हैं डिसकैलकुलेरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण मैंने अभी आपको बताया, समावेशीकरण का मतलब क्या है? समावेशीकरण या समाजीकरण, ये सभी चीजें होती है। समावेशीकरण ऐसी जो है स्थिति होती है जहां पे सभी प्रकार के लोग होते हैं। वहां पे सामान्य बालक होते हैं, वहां पे विशिष्ट लोग भी होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, किसी भी जाति, धर्म, वंश, किसी भी स्थान, और कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो इसकी सफलता का क्या कारण हो सकता है? अब मान लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस केवल थोड़ा समझ लेते हैं, हमें पता है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो मान लीजिए एक सामान्य बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है
और एक विशिष्ट बालक पढ़ रहा है। विशिष्ट को हम समझ लेते हैं कि जो है जिसको जो है सुनाई कम पड़ता है या दिखाई कम पड़ रहा है, आंखों से कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सफलता के लिए ज़रूरी है कि सामान्य बच्चे का इसके प्रति संवेदनशील होना। अगर वो इसको दुत्कारेगा, सुनने वाले समस्या को उस पर हंसेगा, है ना, जब टीचर कहेंगे कि बच्चों ये लाइन लिखो और वो कहेगा सर सुनाई नहीं दे रहा है, और सबको पता है कि इसकी सुनने की क्षमता नहीं है और सब बच्चे हंसने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट होगा, वो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो स्कूल आना बंद कर देगा आने वाले समय में। इसलिए व्यक्ति का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा जो है चौथी, पाँचवीं, छठवीं में है, तो उसको संवेदनशील बनाने का प्रयास कीजिए। और उसके कई तरीके होते हैं, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी। उसके कई तरीके क्या होता है, जहां आपको गरीब बच्चे दिखे, उस बच्चे अपने बच्चे के हाथों से जो है उसको खाना बंटवाइए। बिस्किट के पैकेट, बहुत छोटा सा है, अरे 10 बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, कहीं पे भी दे दीजिए, किसी भी छोटे बच्चे को दे दीजिए, या किसी कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ चले जाइए, दिलवाइए। तो इससे अच्छा होता है उसको, बच्चे को समझ में आता है कि ये भी एक काम है, हमें इनको नहीं हंसना चाहिए। और कभी भी अपने निचले स्तर के व्यक्ति से कभी भी डांट धमक के बात मत करिए, उससे हमेशा अच्छे से बात करिए। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो आपको एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे संवेदनशील व्यक्ति भी बनाएगी और आपके बच्चों को भी बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? अब देखिए, पियाजे का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझ लीजिए, पियाजे हमेशा हर जगह से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और पियाजे ने कोई ऐसा बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं दिया, मतलब इनके लिए बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन सीटेट के एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि बहुत बड़ा नहीं है। पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पेश किया था। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बौद्धिक विकास, बस इतना याद रखना। अब बौद्धिक विकास तो ये हो सकता है बौद्धिक दिमाग का विकास हो रहा है ना, ये। और इसकी अवस्थाएं इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी, इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली जो अवस्था थी वो है संवेगात्मक अवस्था, याद रखिएगा, पहली अवस्था जो है वो संवेगात्मक अवस्था है। और इसकी जो उम्र बताई थी 0 से 2 वर्ष, ठीक है, ये वर्ष होती है। और मूर्त, और इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, आती है पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है दूसरी अवस्था। ठीक है, और ये होती है 2 से जो है 7 वर्ष की अवस्था। ठीक, उसके बाद आती है मूर्त अवस्था, तीसरे नंबर की, 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है मूर्त अवस्था कहलाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो चौथी अवस्था है। तो इसलिए इसका आंसर है, तीसरी अवस्था के बारे में पूछ रहा है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर के पियाजे से संबंधित वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पर्सनल नोट्स बने हुए हैं, है ना, थोड़े से हैंड राइटिंग इस तरीके से, लेकिन मैंने पूरी तरीके से समझाया। आपने अगर उसी नोट्स को अपने पर्सनल नोट्स बना लिए और अपनी कॉपी पेन में यूज़ करके लिख लिया, तो आप समझ लीजिए आपको फेल करने से कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप हमेशा पास होंगे, ये मेरा वादा है। आप एक बार उसको जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम का मतलब है लर्निंग, और लर्निंग में कौन सा जो है कारक जो है शामिल नहीं? अधिगम की इच्छा होना। अब देखिए, अगर हम कोई भी, लर्निंग का मतलब है कोई भी जो है सीखना। अब हम सीखने को यहाँ सिंपल वर्ड में अधिगम की जगह हम सीखना डाल देते हैं। ठीक है, अगर हमारी उस सीखने की इच्छा नहीं है तो क्या हम उसको जो है शामिल करेंगे अपने दिमाग में? तो हमारा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन होना भी ज़रूरी है। रुचि, इंटरेस्ट, उस काम में इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है। अगर हमारा उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, उस सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम सीख ही नहीं पाएंगे। विषय वस्तु का स्वरूप, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कैसी दिखती है, उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ पर, हमारा पहले इन सब चीज़ों पर रोल होना चाहिए। तो विषय वस्तु का स्वरूप क्या है, इस बात से हमें नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं इस बात पर निर्भर करता है सीखने का। तो इसका आंसर है डी, गलत है, ये शामिल नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य की बात हो रही है, समाज में ऐसी जो है चीज़ें जो समाज में मौजूद हो, तो सहायक परक व्यवहार होना, ये एक सामाजिक मूल्य। मैंने आपको बताया था सामाजिक मूल्य मतलब समाज में रहते हुए समाज के लिए कार्य करना, है ना, समाज में रहते हुए सामाजिक व्यक्ति बन करके समाज के लिए कार्य करना, अपने देश के लिए कार्य करना। तो ये होता है समाज में, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे होना चाहिए आपको, जब आप अपने मोहल्ले में रहते हैं तो एक जो है आपको सहायक परक जो होकर
रहना चाहिए। एक जो है दूसरों की मदद करने वाला है, जैसे कि कोई मान लीजिए एकदम से कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई सामान लेके जा रहा है और बहुत बुजुर्ग है और आपने देखा आप गली में खेल रहे हैं और वो आपकी बगल वाली आंटी के हस्बैंड हैं, तो आपको तुरंत उनका बैग लेकर के जो है उनके घर पे बैग रख देना चाहिए, फिर अपने खेल पे आ जाना चाहिए। तो ये सहायक परक व्यवहार होता है, ठीक है। या कोई मदद मांगने पे तुरंत मदद के लिए आ जाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। आक्रामकता का क्या समाज में कोई रोल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है? सृजनात्मक विद्यार्थी का मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव, ठीक है। और क्रिएटिव व्यक्ति की पहचान नहीं है। तो जिज्ञासा के प्रबल भावना, क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है वो उसके अंदर हमेशा ना कुछ नया करने की जिज्ञासा बनी रहती है। आज उसने मान लीजिए वो आर्ट की बात कर ले, आर्ट में उसने कुछ नया क्रिएटिव बनाया, अब उसको रात में सोएगा तो कुछ नया बनाने का फिर से इच्छा जागेगी कि यार कुछ मैं नया बना दूं, इस बार जो है मैं कुछ नया बना दूं। तो उसकी जिज्ञासा की प्रबल भावना उसके हमेशा बनी रहेगी। अभिसारी सोच, अभिसारी और अपसारी दो चीज़ होती है। अपसारी का मतलब होता है एक केंद्र से हट करके बाहर की ओर सोचना, मतलब कई सॉल्यूशंस को सोचना। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही चीज़ पे केंद्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसे कहते हैं अपसारी सोच, अपसारी। और अभिसारी सोच का मतलब होता है केवल एक केंद्र में ही सोचना है। मतलब हमने केवल कहा कि हमें ये इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमने केवल एक सॉल्यूशन ढूंढ दिया। जैसे आमतौर पे सरकारी कार्यों में होता है, वो होते हैं सरकारी कार्य जो होते हैं वो अभिसारी सोच वाले होते हैं। बिल्कुल भैया बस यही हो सकता है, अब नहीं हो सकता। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, सर ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, ऐसे ऑप्शंस दिखाते। तो इसका मतलब सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अभिसारी सोच वाला बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, बहुत चूंकि वो जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव वाला होता है, तो उसके अंदर समस्या समाधान की जो है क्षमता भी अच्छी होती है। नवाचारी अनूठे विचार, एक नए नए विचार लेकर के आते हैं, इसी को कहते हैं अपसारी सोच रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है जहां पे छात्रों को प्रेरित करना है हमें, और टीचर को क्या मोटिवेशन करने वाला, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एज अ टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करानी चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा, वो भी अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अंक जो है किसी भी बच्चे के जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, अंकों की प्रतियोगिता जो होती है वो किसी भी बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक नहीं होती है, ठीक है। इससे बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट अलग से होता है। तो याद रखिएगा, बच्चों के जो है अंकों की प्रतियोगिता कहीं सहायक नहीं होती। प्रत्येक जो है गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन देना और दंड का जो है उपयोग करना, ये भी क्या किया जा सकता है? तो बिल्कुल गलत है। प्रत्येक गतिविधि के लिए बात कर रहा है, जो जितनी भी गतिविधि हो उसमें या तो प्रोत्साहन करो या तो साले को मारो कूटो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या पूरी कक्षा के लिए जो है मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर जो है मापदंड अपनाएं, तो ये भी बिल्कुल बकवास काम है, ठीक है। एज अ टीचर आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जो है लक्ष्य देना चाहिए, और उसको लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता। बच्चे की रुचि है क्रिकेट खेलने में, बच्चे की रुचि है आर्ट बनाने में, बच्चे की रुचि है मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है, बच्चे की रुचि है मैथ में, है ना, बच्चे की रुचि है साइंस में, बच्चे की रुचि है आर्ट में, तो उस पर हमें सहायता करनी चाहिए कि आर्ट वाले बच्चे को मैथ ना दिलवाई जाए, आर्ट वाले बच्चे को साइंस ना दिलवाई जाए, ये चीज़ों पे, और उसी की दिशा में कार्य करने चाहिए और उसका समर्थन करने चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक जो है रूप से योगदान नहीं करता? सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रहा है। तो कुपोषण, अब देखिए कुपोषण अपसारी सोच, मैंने बताया था कि व्यक्ति का जो है अधिगम प्रक्रिया में अपसारी सोच का मतलब है एक केंद्र से हटकर बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस ढूंढ करके, ऐसी सोच को जो है अपसारी चिंतन कहते हैं या अपसारी सोच कहते हैं या अपसारी बुद्धि कहते हैं, सब बहुत सारी नाम हो सकते हैं, कुछ भी दे दो। समकक्षियों के साथ सहयोग, ये भी सकारात्मक है। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर जो है सामाजिक जो है विकास होता है, वो जो है मदद करने की उसकी भावना बढ़ेगी उसके अंदर, है ना। ये चीज़ें चर्चाएं करानी चाहिए, इससे बच्चे के अंदर जो है बौद्धिक विकास होता है। शब्दों का भंडार होगा, वो दूसरे के वर्ड सुनेगा, दूसरे की चीज़ों को सुनेगा, उसके हाव भाव सुनेगा, देखेगा, उससे जो है व्यक्ति का कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलप होता है। पर्सनालिटी में मतलब शारीरिक मानसिक सब कुछ। कुपोषण नहीं,
तो देखिए बच्चे का जो है सकारात्मक रोल नहीं है, भूखे पेट भजन ना होए, ये आपने सुना होगा। तो अगर कोई बच्चा जो है भूखा है, कुपोषण है, उसका शरीर में जान नहीं है ना, उसको खाना नहीं मिला 2 दिन से, तो क्या अधिगम जो है उसको सीखने की प्रक्रिया में वो ध्यान दे पाएगा? उसको लगेगा कि वो, अगर आप पढ़ाओगे उसको, कुछ भी पढ़ाओगे, उसको लगेगा कहीं से यार खाने को मिल जाए, छोले भटूरे मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, उसको जो भी पसंद है वही आएगा, बर्गर मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, तो वो चीज़ है। तो कुपोषण के शिकार वाला व्यक्ति है या जिसको खाना नहीं मिला है, वो सकारात्मक रोल में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको डेली इसी तरीके से वीडियो मिलेंगे, आप हमारे वीडियो को जो है देखिएगा और समझिएगा। इसी तरीके से हम आपको डेली वीडियो कराएंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है विद आंसर जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम हमारे लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टारगेट है हमारा सिर्फ 50 लाइक्स का, और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे जो है हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए जो है डेली इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।